नमस्कार, मैं स्वेच्छा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की ओर से इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII इस साल अपनी हीरक जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है और उत्सव की उसी श्रृंखला में हम आज अपने टेलीविजन इंस्टीट्यूट के प्रीव्यू थिएटर का नाम उस शख्स को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने इंडियन टेलीविजन के लेखन में की नींव रखी, यानी एक तरीके से उसकी बुनियाद रखी। आइए अब हम सब प्रीव्यू थिएटर के अंदर चलते हैं, जहां पे मनोहर श्याम जोशी जी के परिवारगण और हमारे मुख्य अतिथि हम सबसे जुड़ रहे हैं। हेलो मम्मी जी, टी पिलाओ जी। चीनी नहीं, बगैर चीनी की चलेगी? दूध भी नहीं। अरे बगैर दूध की चलेगी? बेटा पत्ती भी बगैर पत्ती? ओह नो, नहीं, नको नको, इल्ले इल्ले। सर्ववे पूर्ण स्वाहा। मास्टर जी, हमारी गली में भी दंगा हो गया है। बाजार की तरफ से जिधर भी निगाह डालो धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यही तमाशा देखने आप छत पे गई थी लाजो जी? कुछ होश करो मास्टर जी, मेरे बच्चे घर से बाहर है, शहर में दंगा हो रहा है, मैं बच्चों की फिक्र में मरी जा रही हूँ। कहते हैं तमाशा देखने गई थी। वो ऐसा है भैया कि हमारे गांव देहात में कहत है भैंस से बड़ी अकल। वो ये भी कहत है सबसे बड़ा रुपया। ब्रेन इज बिगर देन बफलो बट मनी इज बिगर देन बोथ। नरोता को बोलो कि जापानी येन का भाव बढ़ रहा है तो अमेरिकी डॉलर का गिर भी रहा है। हम अपना माल अमेरिका से मंगा लेंगे। इस वेबिनार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मुझे ये बात बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज जोशी जी का पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं परिवार की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा FTII की सोसाइटी का, उसकी जो शासकीय समिति है और जो विद्वत परिषद है, उन सभी का जिन्होंने ये निर्णय लिया कि इस प्रीव्यू थिएटर का नाम जोशी जी के नाम पे रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
पारिवारिक जीवन के बारे में कि जोशी जी उस पीढ़ी से थे जहां सभी लेखक क्रांतिकारी होना चाहते थे या होते थे, और ऐसी पीढ़ी में वो अपने को पालतू बोहेमियन कहते थे। तो बड़ा विरोधाभास था है पालतू और बोहेमियन में, पर वो थे। मध्यवर्गीय जीवन में रहे, परिवार में रहे, और शायद इसीलिए उनकी मध्यवर्गीय जीवन पर गहरी पकड़ थी, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने उसे देखा था। और जो चरित्र जो उन्होंने किरदार लिखे आज हमारे बीच में, जैसे अभिनव जी मौजूद हैं, नन्हे का जो चरित्र था, या दादी का चरित्र था सुषमा सेठ जी ने जिसे निभाया था, मास्टर जी आलोकनाथ जी ने निभाया था, लाजो जी, ये जो चरित्र हैं, भागवंती का चरित्र है, एक तरह से भारतीय परिवार से बड़ी गहरी तरह से जुड़े हुए थे। तो ये दिखता है उसमें। जोशी जी के लेखक को उत्तर आधुनिक कहा गया है, स्वेच्छा जी ने कहा भी है, पर कई सुधीजन ये भी मान सकते हैं कि जो भारतीय वाङ्मय में किस्सा गोई की, गल्प की, फसक की परंपरा रही है, ये उसी का एक अंश है। उत्तर आधुनिकता एक नया नाम उसे दिया जा रहा है, तो उसमें भी पारिवारिक जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए पिता थे, पर एक पूरी पीढ़ी है लेखकों की, पत्रकारों की, मीडिया कर्मियों के लिए, जिनके लिए वो पितृतुल्य थे। ये उनकी यशरूपी काया है। ये हम आभार दोबारा प्रकट करना चाहते हैं FTII का कि उन्होंने इस प्रीव्यू थिएटर का नाम जोशी जी के नाम पे रखा है, कि आने वाली पीढ़ियां भी इस नाम से परिचित रहेंगी, इस यशरूपी काया से परिचित रहेंगी और नाम का स्मरण करेंगी। मैं असल में मनोहर श्याम जोशी को लेखक की तरह ही जानती रही अरसे तक। बहुत बाद में बड़ी उम्र में जाकर उनसे साक्षात मिलना हुआ। अगर भारतीय सिर्फ संस्कृति को नहीं, अगर भारतीय सभ्यता को आप पहचानना चाहें तो आपको मनोहर श्याम जोशी को जरूर पढ़ना चाहिए। असल में तो उनका एक उपन्यास, जो पहला उपन्यास गुरु गुरु स्वाहा था, वही उसके लिए पर्याप्त था, क्योंकि भारतीय सभ्यता की जो भी पहलू हैं, दर्शन और आध्यात्मिक पहलू जो है, दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू, वो भी उसमें है, और जो व्यवहारिक जीवन के पहलू हैं वो भी उसमें है। और उनका एक जो मेरा बहुत ही प्रिय उपन्यास है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, वो विभत्स से शुरू होता है और आध्यात्म पर जाकर वो समाप्त होता है। और उसमें जो भी होता है वो एक दूसरा बनकर प्रवेश करता है। मनोहर श्याम जोशी परकाया प्रवेश में बहुत ही प्रवीण थे। वो अपने पात्र में ऐसे प्रवेश कर जाते थे कि वो खुद तो गायब ही हो जाते थे। फिर एक जो अधूरा उपन्यास छोड़कर उनका निधन हो गया, जिसको वो अधूरा कहते थे। जब मैंने पढ़ा वो उपन्यास कपीश जी, तो मुझे लगा वो किसी हिसाब से भी अधूरा नहीं है। हालांकि जोशी जी से इस पर मेरी बहुत बात होती थी और मैं हमेशा उनसे कहती थी कि आप कपीश जी पूरा क्यों नहीं करते, इधर उधर की चीजें लिखते रहते हैं। तो कहते थे नहीं, वो उसमें बहुत अभी शोध करना है, उसमें मैं 60 पीढ़ियां अमेरिका के बारे में भी लिखूंगा। उन्होंने बहुत शोध किया मगर लिखा नहीं। तो मेरे मन में हमेशा मेरा दृढ़ विश्वास है वो लिखना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि ये पूरा हो गया है, मगर एक तरह की जिद थी कि इसमें अभी और लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भी आभार प्रकट कर दूं फिल्म इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने ये मौका हम लोगों को दिया, परिवार वालों को, शिष्यों को, जोशी जी के, कि वो उनके नाम को अक्षर बनाने में कुछ और योगदान दें। मगर मनोहर दा की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी विशेषज्ञता ये थी, उनका अनूठापन ये था कि वो सिर्फ रस सिद्ध किस्सा गो, उपन्यासकार या कवि नहीं थे, वो ऐसे व्यक्ति थे जिसके रग रग में रस रचा बसा था। जब वो उपन्यास नहीं भी लिख रहे होते थे, पटकथा नहीं भी लिख रहे होते थे, दफ्तर में बैठे बतिया रहे होते थे, पान खाना तो छोड़ दिया था उन्होंने, सिगरेटें भी छोड़ दी थी, पान पराग भी छूट गया था, मगर जब कोई आता था तो उतना ही रस घुलता था उनकी बोली में, उस आदमी के साथ संवाद में, जिसके दर्शन रुद्रलाल जी ने बहुत विस्तार से उपन्यास में किए। मगर मुझे लगता है आज जो उनके नाम के साथ इस प्रेक्षागृह का नाम जुड़ रहा है तो किसी उपन्यास के कारण नहीं जुड़ रहा है, वो इस कारण जुड़ रहा है कि उन्होंने भारतीय टेलीविजन में धारावाहिकों के देखने में एक नए युग का सूत्रपात किया। उन्होंने, आपने जिक्र किया कि उसकी बुनियाद उन्होंने ही शायद रखी थी, बिल्कुल निश्चित रूप से
मगर बुनियाद के पहले जो अभिनव यहाँ बैठे हुए हैं, नजर आ रहे हैं, जो हम लोग नाम का पहला सीरियल था, मुझे लगता है वो दूरदर्शन का पहला सीरियल था। जोशी जी के जीवन को देखते हुए वो करीबी से, उनके लेखन और उनके पटकथा लेखन को देखते हुए, वो उनके लेखन का एक पात्र कहता है तो हम 20वीं सदी में रह के 21वीं सदी का अदब लिख रहे हैं। जोशी जी 21वीं सदी का अदब तो लिख ही रहे थे वो, मगर उसके पहले की सदियां जो भारत की हैं उनका निचोड़ भी उनके लेखन में मिलता है। आज सबसे बड़ा उनका योगदान है वो, मुझे लगता है कि फिल्मों का भी लोगों को कम याद रहेगा, मगर टेलीविजन में जो कुछ उन्होंने किया है उनके पच्चीनों का ये अनुसरण उसके बाद सारे धारावाहिक कर रहे हैं। मगर जो आदमी अपने पीछे छोड़ जाता है विरासत, उसमें जरूरी नहीं कि वो वंशवेल उनकी आनुवंशिकी से ही चल रही हो, उनके शिष्य भी उस परंपरा को जीवित रखेंगे। ये मेरी इच्छा अभिलाषा है, कम से कम अपनी तरफ से तो कोशिश ये रहेगी। मेरा पहला नमस्कार और संबोधन है परम आदरणीय श्री मनोहर श्याम जोशी जी को। मुझे जब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भूपेंद्र जी का संदेश आया तो मैं थोड़े असमंजस में था। मनोहर श्याम जोशी एक ऐसा नाम, एक ऐसा लेखक जिनके काम को देखकर ही टेलीविजन को जाना है, समझा है, अभिव्यक्ति के एक नए माध्यम से परिचय हुआ। उस लेखक के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश सूरज को दीपक दिखाने का दुस्साहस ही कहलाएगी, मेरा ऐसा मानना था। सच बता रहा हूं, कोई दिन ऐसा नहीं था जब बुनियाद के एपिसोड छोड़ा हो, अगले दिन उसकी कहानी, उन्हीं किरदारों के बारे में न सोचा। उसके बाद तो कक्का जी कहें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, सब कुछ देखा, कुछ भी नहीं छोड़ा। उस समय ये पता नहीं था कि ये मैं सीरियल नहीं देख रहा हूं, बल्कि अपने भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं, टेलीविजन राइटिंग के लिए। जी हाँ, ये तब जाना जब खुद टीवी के लिए लिखना शुरू किया। मैं आप सभी लोगों को सच बता रहा हूं, ये स्वीकार करना चाहता हूं, मुझे लगता है मेरी ही तरह टीवी इंडस्ट्री में और भी बहुत तेरे एकलव्य होंगे जिन्होंने जोशी जी के लेखन को देख भर के बहुत कुछ सीखा हो। आज की और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जानना जरूरी है कि टेलीविजन की जिस भव्य इमारत में आज वो बसेरा कर रहे हैं, रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, उसकी नींव किसके सुनहरे शब्दों पर रखी गई है। जैसा कि पुष्पेश जी ने बताया, हम लोग पहला सीरियल था उनका, 1984 की बात है। जब हम लोग शुरू हुआ, मेरे घर में टीवी नहीं था। अमूमन मोहल्ले के घर में बैठकर सामूहिक रूप से टीवी देखना एक रिवायत बन गया था, रिवाज बन गया था। तो एक दिन अखबार के ऑफिस से निकला तो मेरे साथ मेरे कुछ सहकर्मी थे और हमारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार और सह संपादक भी थे। ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर सड़क पर खड़े कुछ बातचीत कर रहे थे और अचानक हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय की नजर अपनी घड़ी पर गई और वो बौखला कर बोले, अरे हम लोग का टाइम हो रहा है, आज तो बड़की की शादी है। उनका इतना बोलना था और जितने लोग वहां खड़े थे वो सब तुरंत निकल लिए और मैं कुछ पल वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि मैं टीवी विहीन घर से था, इसलिए मुझे जल्दी निकलने का कोई अर्थ नहीं था। और फिर अपना स्कूटर स्टार्ट करके निकल पड़ा। पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि आखिर यार है क्या इस हम लोग में कि सब के सब उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। जोशी जी ऐसा सब कुछ रच पाए, लिख पाए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर बन गया, एक उदाहरण बन गया, क्योंकि उस दौर में उन्होंने जो भी लिखा अपनी मर्जी से लिखा, चाहकर लिखा, स्वांतः सुखाए लिखा। और ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसी रचनाएं अमृत का आशीर्वाद पा ही लेती हैं। फिर वो चाहे साहित्य हो, नाटक हो, टेलीविजन हो या फिल्म हो, वो अमर हो ही जाती है। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, महसूस करता हूं कि आज टेलीविजन राइटिंग को बहुत नीचे निगाह से देखा जाता है। हालात बदले या ना बदले, बदले या ना बदले, एक बात हम सब लेखक जो टेलीविजन से जुड़े हुए हैं वो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस माध्यम से जुड़े हैं जिसकी शुरुआत महान लेखक और साहित्यकार श्री मनोहर श्याम जोशी ने। जैसे कहते हैं कि अनुपम और परिवार जानता है, मैं भी एक तरह से
पुत्र हूँ, एकलव्य की तरह से अपना काम भी मैंने किया, उनके साथ भी काम किया, इसलिए मनोज श्याम जोशी जी को मैं नमन तो करता ही हूँ सबके साथ। और ये मानता हूँ कि वो जितना ज्यादा उनके शिष्य रहे हैं, इसलिए हर एक मेरे कहने का कोई फायदा नहीं है कि मैं ही उनका शिष्य हूँ, लेकिन बहुत उनके शिष्य रहे जिन्होंने पत्रकारिता में, फिल्म क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा। और हम लोग और बुनियाद से पहले मैं थोड़ा सा इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि मुझ जैसे जो राजनीतिक पत्रकारिता से, मैं एजेंसी में काम किया, अखबार में किया था, 75 के आसपास उनके साथ जुड़ा साप्ताहिक हिंदुस्तान में, तो उनमें जो विविधता का था, और आप सोचिए इमरजेंसी का पीरियड लगा जब मैंने ज्वाइन किया, उस समय में कैसे अखबारों में काम किया जाए, तो उन्होंने फिल्म फेस्टिवल पर भी, मैं इसलिए चूंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं खास करके उनके लिए जो जहाँ पर फिल्म की रिव्यूज होने वाली है, तो मुझे भी कुछ ही महीने हुए थे साप्ताहिक हिंदुस्तान में, उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो कुरोसावा और जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, सबके नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन उनके बारे में खुद वो भी बताते थे, ब्रीफ करते थे, समझाते थे और कहते थे इस पे लिखना है। जब उनसे कहा जाए कि आप बम्बई चले जाइए, वही रहिएगा, उनको फिल्म वाले भी कर लेंगे, वो जाके फिर वापस घर आ जाए, अपने उसी छोटे से, जैसे कहते कुटिया में जो घर है उनका, उसी कुटिया से ऋषि जो काम करता है वो काम उन्होंने ऋषि की तरह किया। पुनर्लेखन, जी यहाँ पर मैं ऐसे कहूँगा, जो लेखक इस पटकथा क्षेत्र में आ रहे हैं उनको जोशी से ये भी सीखना होगा कि पुनर्लेखन किया जाए, उसको अपने दर्शक और अपने श्रोता या अपने जो पाठक है उसके लायक बनाने के लिए जो सबसे कनिष्ठ है, उनका प्रूफ रीडर, उनका जो टाइपिस्ट, उनका जो चपरासी, वो क्या कहता है उसको वो सबसे पहला चीज अधिकार उसका था, जो उन्होंने कहा था कि काम करते रहना है। तो कोई इस प्रोफेशन में अपने काम को करना बंद न करे, ये उन्होंने प्रेरणा दी है। मैं सबके लिए शुभकामना देता हूँ, खास करके फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट को, जो आगे बढ़ाए, नई पीढ़ी तैयार करे, लेखन में, प्रदर्शन में, प्रस्तुतिकरण में, अभिनय में, और श्रेष्ठ फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम बन सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं शायद उनके शिष्यों में अकेला ऐसा शिष्य था जिसको उन्होंने साहित्यिक लेखन की तरफ बराबर धकेलने की कोशिश की, और मैं उसी दिशा में बाद में चला गया। आज ये बहुत गौरवपूर्ण दिन मुझे लग रहा है कि FTII ने एक स्क्रीन राइटर के नाम पर प्रीव्यू थिएटर का नाम रखा है। और मनोहर शाह, मुझे सिर्फ मैं इतना याद करूंगा, बुनियाद में मास्टर हवेली राम एक वाक्य कहते थे कि मैं कलम से इंकलाब लाना चाहता हूँ। मनोहर श्याम जोशी अपने हर रूप में अपने लेखक रूप को सबसे आगे रखते थे, और अपने लेखक की गरिमा से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। हम सब ये जानते हैं कि उन्होंने कमल हासन के साथ, उन्होंने रमेश सिप्पी के साथ, उन्होंने महेश भट्ट के साथ, उन्होंने प्रकाश झा के साथ, सारे दिग्गजों के साथ काम किया। वो चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग, पेशेवर लोग हिंदी पट्टी से आएं और फिल्म और टेलीविजन में उनकी तरह मुकाम बनाए। वो ऐसे बरगद नहीं थे जो अपनी छांव में लोगों को नहीं बढ़ने देते हैं। उन्होंने हर आदमी जो उनके संपर्क में आया उसको उन्होंने उसी की दिशा दिखाने की कोशिश की। ये कोशिश नहीं की कि वो अपने जैसा बनाए, जो जैसा बन सकता है उसको वैसा बनाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि FTII में इस प्रीव्यू थिएटर के उद्घाटन से एक स्क्रीन, ये वहाँ आने वाले लोगों को हमेशा याद रहेगा कि फिल्म बनाने में, टेलीविजन बनाने में एक स्क्रीन राइटर का कितना बड़ा योगदान होता है, और एक स्क्रीन राइटर भी किस ऊंचाई पर जा सकता है। मैं इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जोशी जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों का आभार। मुझे जोशी जी का काम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं इतना उनसे डरती थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। वो बार बार मुझसे कहते थे तुम कर रही हो क्या, और मैं कहती थी जी, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनको दिखाने की। जब मैं उनका एक टटा प्रोफेसर ट्रांसलेट कर रही थी, कसफ इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्स्ट फॉर मी टू ट्रांसलेट। उसमें इतनी तरह के रजिस्टर्स हैं, पहाड़ी है, हिंदी है, बरेलवी की हिंदी, मतलब तरह तरह की। जोशी जी तो बहुभाषी आदमी थे। जोशी जी की शैली और उनकी भाषा की मैं इतनी भारी प्रशंसक हूँ कि मेरी कलम ही नहीं उठती है कि मैं उनकी हिंदी को किसी और भाषा में। उनकी हिंदी इतनी आंचलिक है एक स्तर पे, बट इतनी यूनिवर्सल है
कि उसको पहुंचाना बहुत जरूरी भी है और पाठकों तक। जोशी जी के व्यक्तित्व के जितने भी पहलू हो सकते थे, मेरे ख्याल से उनके शिष्यों ने, उनके शागिर्दों ने, उनके सहयोगियों ने और उनके प्रशंसकों ने सभी उजागर कर दिए हैं। मैं सुनकर अभिभूत हो रही थी, कहने को मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। इन सब वक्ताओं के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ, जो सम्मान और जो प्रेम उन्होंने जोशी जी के प्रति दिखाया। सभी को नमस्कार। मुझे ये सौभाग्य मिला है आज कि मैं आदरणीय मनोहर श्याम जोशी जी को याद करने के लिए आज जिस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है, इसमें कुछ कहूँ। जैसे ही ये प्रस्ताव रखा गया कि मनोहर श्याम जोशी जी के नाम पर ये प्रीव्यू थिएटर हो, सभी ने इसका स्वागत किया। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे पूर्णेंदु शेखर जी ने कहा कि उन्होंने टेलीविजन लेखन में एक नए युग का सूत्रपात किया, ये सही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आज जोशी जी यहाँ होते तो वो वेब सीरीज भी लिख चुके होते, क्योंकि वो अपने समय से पहले थे। 1984 में जब हम लोग लिखा उन्होंने, उसके बाद बुनियाद, तो उस समय तो किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से टेलीविजन लेखन की जा सकती है। और उनके योगदान को पूरे देश तो याद करता ही है, पर ये जो इंस्टीट्यूट है जिसका ये हीरक जयंती वर्ष है, 60 साल से FTII ने जो अप्रतिम योगदान इस देश में दिया है, सिनेमा, एंटरटेनमेंट और मीडिया, मतलब उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्कूल्स में इसकी गिनती है। एशिया, भारत में तो है ही हम अग्रणी, लेकिन पूरे दुनिया में भी इस इंस्टीट्यूट को लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो जिस तरह की फिल्म और टेलीविजन की शिक्षा दी जाती है, उससे एक क्रांतिकारी, एक नए सोच के लोग यहाँ से निकलते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहता हूँ। इतने सारे लोग आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, इनफैक्ट यही वसुधैव कुटुंबकम है कि पूरी दुनिया, मतलब अमेरिका में बैठे हुए लोग, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, सभी लोग आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सब जोशी जी को याद कर रहे हैं, उनके योगदान का स्मरण कर रहे हैं और इस खास कार्यक्रम में सब सम्मिलित हुए हैं। मैं मन से, तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को अपना प्रणाम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे भविष्य में बहुत मौके आएंगे जब ये इंस्टीट्यूट जोशी जी जैसे बड़े बड़े रचनाकारों के प्रति इसी तरह नतमस्तक होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।